एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ लिखा रहता है और उसके बाद फिर हेडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बगैर हेडिंग के। तो चैप्टर का नाम डालें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। हेडिंग इंट्रोडक्शन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। पहला सवाल ये है कि ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा कि न्यूरल कंट्रोल क्या होता है। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। तो एक लाइन की डिफिनीशन है कि जब कभी हम लोगों की बॉडी के द्वारा कोई एक्टिविटी होती है तो एक से ज्यादा जो आर्गन है वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। जब कभी दो या दो से ज्यादा आर्गन मिलजुल के काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है मस्कुलर एक्टिविटी या एक्सरसाइज। तो जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो मसल की एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, मसल की O2 डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे ही O2 डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए हमको लंग्स की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। ब्लड फ्लो मतलब ब्लड वेसल की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। किडनी और लिवर और ब्रेन सबकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। काम सिर्फ करना किसको है? मसल को। और एक्टिविटी बढ़ गई है 4-5 और आर्गन की। तो ये सब जितने आर्गन और हैं ये मसल की मदद करेंगे कि मसल अच्छे से काम कर सके। फिर उसके बाद क्या होगा? एक समय बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो जितने आर्गन की एक्टिविटी बढ़ी थी वो फिर से क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। तो जब कभी किसी एक या दो से ज्यादा आर्गन मिलजुल के काम करें तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसको तालमेल कहते हैं। तालमेल का मतलब है मिलजुल के काम करना। तालमेल क्यों रखते हैं? न रखें तो अगर तालमेल नहीं रखोगे तो जैसे मान लेते हैं मसल ने एक्टिविटी की, लंग्स बोल रहे हैं हमसे क्या मतलब है, तुम एक्टिविटी कर रहे हो तुम जानो। लंग्स अपना ब्रीदिंग रेट ना बढ़ावे, तो जब ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मसल की एक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। और मान लेते किसी ने दौड़ा रखा है पीछे से, तो जब जान जाएगी तो क्या केवल मसल मरेंगे तो लंग्स भी हैं। तो अभी मिलजुल के काम करना है। क्यों? क्योंकि उससे सबका फायदा होगा। तो हमारे शरीर की स्थिति ये है कि शरीर के अंदर इंटरनल कंडीशंस हैं वो नॉर्मल हैं। अगर सारे आर्गन एक दूसरे की मदद ना करें तो ये नॉर्मल कंडीशन बहुत देर रहेगी नहीं। नॉर्मल कंडीशन को कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? तो कहोगे होमियोस्टेसिस के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि ये तालमेल कौन कराएगा? यहाँ है मसल, यहाँ है लंग्स, यही है हार्ट, यहाँ है ब्रेन, यहाँ है किडनी। ये सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो किसी न किसी ने सबको सूचना दी होगी कि देखो भाई मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी क्या करो, बढ़ा लो। तो ये तालमेल कौन करवाएगा? तो तालमेल दो लोग करवाते हैं। एक न्यूरल सिस्टम कराता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम कराता है। न्यूरल सिस्टम जब ये तालमेल कराएगा तो उसी का नाम न्यूरल कंट्रोल या क्या कहोगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन।
और जब एंडोक्राइन सिस्टम ये काम करवाएगा तो उसी का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसी नाते दो चैप्टर हैं, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, अगला केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो दो या दो से ज्यादा अंगों के बीच तालमेल का काम कौन करवाएगा? तो तालमेल का काम दो लोग करवाएंगे, एक न्यूरल सिस्टम करवाएगा और एक एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जब ये तालमेल करवाएगा तो उसको हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम जब ये काम करवाएगा तो उसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। एक बात, आखिरी सवाल, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में अंतर क्या है? तो अंतर समझिए, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन से न्यूरॉन चले, फटाफट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, तो बहुत तेजी से इंपल्स यहां पहुंचेगी, तो बहुत तेजी से काम होगा। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है। जबकि केमिकल की क्या खास बात है? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर आर्गन को पहुंचेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या होता है? स्लो होता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या होता है? फास्ट होता है। क्यों? न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बने हैं, यहां से सिग्नल चला और तुरंत यहां पहुंच गया। इतना ही कहानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखी है, हम एक बार फिर से सुना लेते हैं और फिर 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। क्या हम लोगों के शरीर में आर्गन या आर्गन सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसमें तालमेल होना ही चाहिए, क्योंकि हमको होम्योस्टैसिस मेंटेन करनी है। तालमेल क्या है? जब दो या दो से ज्यादा आर्गन एक दूसरे के काम में मदद करें तो उसको कोऑर्डिनेशन या तालमेल कहते हैं। तालमेल क्यों जरूरी है? तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे थे तो सिर्फ मसल की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, मसल के साथ हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, ब्रेन की और ब्लड वेसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो सबकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। फिर सवाल है कि ये तालमेल या कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा? तो तालमेल या कोऑर्डिनेशन दो लोग करवाएंगे, न्यूरल सिस्टम भी करवाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम भी करवाएगा। न्यूरल सिस्टम जब करवाएगा तो उसको न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहेंगे, और जब एंडोक्राइन सिस्टम करवाएगा तो उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन इन्वॉल्व होता है, हार्मोन निकलेगा, फिर ब्लड में जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, इसी नाते वो क्या होता है? स्लो। तो कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो कहोगे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल के करते हैं। मिल के मतलब ज्वाइंटली करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप हमारे साथ लिख लीजिए। आर्गन या आर्गन सिस्टम के जो फंक्शन है वो क्या होने चाहिए? वो कोऑर्डिनेट होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। अब ये होम्योस्टैटिस क्या है? तो इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट बनी रहे। तो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन को होम्योस्टैसिस कहते हैं। वापस फिर दूसरा सवाल है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कहोगे जब दो या दो से ज्यादा आर्गन या क्या सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करें और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे की मदद करें, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मदद करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। उससे आर्गन बेहतर काम कर
एग्जाम्पल यह है कि मसल की अगर एक्टिविटी हो तो क्या देखने को मिलेगा, तो मसल कोऑर्डिनेट कर जाएगा। सिर्फ मसल का ही एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो मसल के साथ बहुत लोग, जैसे लंग्स, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, जैसे ब्लड वेसल, जैसे ब्रेन, इन सब की एक्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन सब की एक्टिविटी बढ़ तो जाएगी, इन सब की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, नॉर्मल भी हो जाएगी जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मस्कुलर एक्टिविटी में ऐसा क्यों हो गया, तो इसकी बढ़ जाती है एनर्जी डिमांड, और अगर एनर्जी की डिमांड हो गई तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा O2 सप्लाई, और O2 सप्लाई बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, सारी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ब्लड वेसल की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। लिखते चलें। आगे बढ़े। फिर सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का काम दो लोग करेंगे, एक न्यूरल सिस्टम करेगा, और न्यूरल सिस्टम करेगा तो इसको क्या कहोगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहोगे। और अगर ये काम कौन कराएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसी का नाम क्या कहोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। बस दोनों में फर्क ये है कि ये क्या होता है फास्ट, और ये क्या होता है स्लो। क्यों, न्यूरल कोऑर्डिनेशन की खास बात है कि यहां पॉइंट टू पॉइंट क्या मिल जाता है, कनेक्शन मिल जाता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की खास बात है कि यहां हार्मोन निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, तो कुछ तो टाइम लगेगा। इधर से दिखाई ना पड़ रहा हो, इधर आ जाओ, दिखाई पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन कौन करता है, तो कहोगे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल के करते हैं, ये दोनों मिल के करते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो एनसीईआरटी ओपन करें। कह रहा जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं
कि फंक्शन ऑफ आर्गन या आर्गन सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। क्यों हाईलाइट करिए? टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। कोऑर्डिनेशन क्या है? क्या है? तो कहोगे प्रोसेस थ्रू विच टू या मोर आर्गन क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं द फंक्शन ऑफ वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एनर्जी डिमांड क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीज। इंक्रीज सप्लाई ऑक्सीजन, आवश्यकता है कि बढ़ाना पड़ेगा क्या? रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट, और इंक्रीज ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाएगी तब एक्टिविटी ऑफ नर्व कामा लंग्स कामा हार्ट कामा किडनी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ किसका? मसल का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड का, वेसल का, और ब्लड वेसल का, किडनी का और बाकी आर्गन का क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। कब? जब परफॉर्म करते हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज। इन अवर बॉडी न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या लिखा है? जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेगा और इंटीग्रेट करेगा ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आर्गन सो दे फंक्शन एज सिंक्रोनाइज। फंक्शन का मतलब बेहतर तरीके से, बेहतर तालमेल से काम कर पाएंगे। न्यूरल सिस्टम में क्या है? नेटवर्क है किसका? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और इससे क्या होगा? क्विक कोऑर्डिनेशन होगा। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या देगा? केमिकल इंटीग्रेशन देगा। किसकी मदद से? हार्मोन। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग नई हेडिंग डालेंगे, न्यूरल सिस्टम। तो हेडिंग डालें न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरल सिस्टम किस चीज का बना होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल मेड अप ऑफ स्पेशल सेल, और उस स्पेशल सेल का नाम न्यूरॉन है। तो लिखते चलेंगे न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल। यहां ऑल एनिमल का ये मतलब ना निकाल लेना कि न्यूरल सिस्टम सभी एनिमल में पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ में नहीं होता है, पोरीफेरा में भी नहीं होता है, सीलेंट्रेटा से स्टार्ट होता है। तो जिसमें होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल मेड अप ऑफ, इसका बना है कहोगे हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, और इस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का नाम न्यूरॉन है। एक क्वेश्चन। और न्यूरॉन की खास बात यह है कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो क्या करेगा? रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। किसको? ये सारी घटनाएं किसी स्टिमुलस के लिए है। स्टिमुलस क्या है? जैसे लाइट सोर्स है, ये भी क्या है? लाइट स्टिमुलस है। तो ये आसान है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब सवाल ये है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत सारे एनिमल में है, तो कैसा होता है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है कि अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट में बहुत सिंपल न्यूरल सिस्टम है। सिंपल न्यूरल सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल यहां दिया है। अगर हम हाइड्रा की बात करें
तो यहाँ केवल नेटवर्क पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन के नेटवर्क से ही न्यूरल सिस्टम बना है। थोड़ा बेहतर, जैसे हायर इन्वर्टिब्रेट में जाएंगे, जैसे इंसेक्ट में जाएंगे, तो हमको थोड़ा बेहतर मिलेगा। वहां हमको नर्व मिल जाएंगे, वहां हमको गैंग्लिया मिल जाएंगे, और वहां हमको ब्रेन भी मिल जाएगा। और वर्टिब्रेट में आएंगे तो हमको और बेहतर मिल जाएगा। वर्टिब्रेट में मोस्ट डेवलप या वेल डेवलप होगा। तो अगर हम हायर इन्वर्टिब्रेट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो कहोगे थोड़ा सा बेहतर, बेटर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम। एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो यहां हमको नर्व मिलेंगे, यहां हमको गैंग्लिया मिलेंगे, इवन ब्रेन भी कह सकते हो। लेकिन जैसे ही हम वर्टिब्रेट में आएंगे, कहानी बदल जाएगी। मोस्ट डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो बहुत बढ़िया न्यूरल सिस्टम मिलेगा। किसमें? आंसर देंगे वर्टिब्रेट में। अभी तक यहां से कोई सवाल आया नहीं है, सवाल इसके बाद से आएगा। बढ़े आगे। अब हम लोगों को वर्टिब्रेट में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिटेल में पढ़ना है। तो मेन हेडिंग डालो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल। इसका ये मतलब न निकाल लेना कि सभी एनिमल में न्यूरल सिस्टम है। कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशल सेल। नाम क्या है? न्यूरॉन। काम डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होगा। किसमें? लोअर इनवर्टिब्रेट। जैसे हाइड्रा में सिर्फ क्या मिलेगा? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा बेहतर होगा। किसमें? इंसेक्ट में, जहां ब्रेन होगा उसके साथ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू होगा। और थोड़ा वर्टिब्रेट में जाएंगे तो क्या लिखा है? डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। अब हमको पढ़ना है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। हेडिंग डालें हेडिंग डालें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब लिखेंगे नहीं, सुनेंगे, फिर अभी आप आराम से लिख लेंगे। इधर देखो, जैसे ये है हम लोगों का ब्रेन, और ये है ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन से भी निकलती है नर्व, और स्पाइनल कार्ड से भी निकलती है नर्व। अगर नाम लिख दें तो ये है ब्रेन, और ये है स्पाइनल कार्ड। और ब्रेन से निकली है तो
क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कार्ड से निकली हैं तो स्पाइनल नर्व। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को कहते हैं CNS, फुल फॉर्म सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को कहते हैं PNS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो हमारे जो न्यूरल सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एक का नाम है CNS और एक का नाम है PNS। CNS का फुल फॉर्म सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और PNS का नाम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। CNS की अगर बात करें तो इसमें दो लोग हैं, एक है ब्रेन और एक है, और PNS की बात करें तो इसमें भी दो लोग हैं, क्या? एक है क्रेनियल नर्व और एक है स्पाइनल नर्व। खास बात यह है कि ब्रेन से क्या निकली है? क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कार्ड से क्या निकली है? स्पाइनल नर्व। इसका मतलब PNS किसका बना होता है? नर्व का बना होता है, जो कहां से निकलती हैं? फ्रॉम CNS। अब चाहे ब्रेन से निकालो चाहे स्पाइनल कार्ड से निकालो। अब सवाल है ये नर्व जाते कहां हैं? जरा देखो, ये देखिए बेटा, ये मान लेते हैं कि CNS है, अभी लिखो नहीं केवल सुनो, और ये कोई आर्गन है और ये दूसरा कोई आर्गन है। देखो, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आर्गन से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को आए तो कोई ना कोई नर्व लेके आएगी, और हो सकता है इंफॉर्मेशन CNS से आर्गन को जाए तो कोई नर्व लेके जाएगी। तो हमारे पास जो नर्व फाइबर हैं या नर्व हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एफरेंट फाइबर और एक होते हैं इफरेंट फाइबर। एफरेंट बताओ कहां से कहां और इफरेंट कहां से कहां? तो एफरेंट इंपल्स लाएंगे कहां से? आर्गन से CNS, और जब आर्गन से CNS इंफॉर्मेशन आती है तो इसमें सेंसेशन आता है, जबकि जब यहां से आदेश चलता है तो आदेश को रेगुलेटरी इंपल्स कहते हैं। तो ये क्या करेंगे? इंपल्स फ्रॉम कहां से कहां? आर्गन टू CNS, और ये रेगुलेटरी इंपल्स कहां से कहां? फ्रॉम CNS टू आर्गन। जो आई है उसमें सेंसेशन आया है, इसी नाते एफरेंट को कहते हैं सेंसरी नर्व, और जो गई है उसमें आदेश गया है और इसी नाते इनको कहते हैं मोटर नर्व। तो PNS के जो नर्व फाइबर हैं, PNS के जो नर्व फाइबर हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व इंपल्स को आर्गन से CNS और मोटर नर्व इंपल्स को CNS से आर्गन। इतना लिखो पहले।
जो ये इंपल्स जा रही है किसी आर्गन को, ये किस आर्गन को गई होगी? क्या हो सकता है? तो देखो कहां, तो हो सकता है कि वो आर्गन सरफेस का कोई आर्गन हो, बाहर का कोई आर्गन हो, और बाहर के आर्गन को सोमैटिक आर्गन कहते हैं। तो यहां से आदेश चला और हो सकता है स्केलेटल मसल को आ जाए या सोमैटिक आर्गन को आ जाए, एक विकल्प ये है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से आदेश चला और अंदर के आर्गन को चला गया। अब अंदर के आर्गन जैसे लिवर को, हार्ट को, किडनी को, इंटेस्टाइन को, अगर इनको चला गया तो ये तो इनवॉलंटरी आर्गन है, या स्मूथ मसल को चला गया। तो जो सप्लाई हो रही है आर्गन को वो दो तरीके की है, या तो बाहर के आर्गन मतलब सोमैटिक आर्गन को सप्लाई, या तो अंदर के आर्गन विसरल आर्गन को सप्लाई। इसी नाते पीएनएस काम के हिसाब से दो कैटेगरी में आता है। यहां तक हो गया सबका? पीएनएस काम के हिसाब से दो प्रकार का होता है। पीएनएस एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अभी लिखो नहीं, सुन लो, अभी लिखो नहीं। इसका मतलब देखो क्या है कि यदि इंपल्स कहां से, सीएनएस से कहां जाए, तो सोमैटिक आर्गन को जाए, और सोमैटिक आर्गन जैसे तो जैसे स्केलेटल मसल को जाए। तो यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स स्केलेटल मसल को आई, तो जो इंपल्स लेके आए होंगे फाइबर, वो सारे फाइबर क्या बनाएंगे? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बनाएंगे। पीएनएस का मतलब नर्व फाइबर ही तो है, लेकिन हो सकता है कि यहां से आदेश चला हो और फाइबर अंदर चला गया हो। तो ये क्या करेंगे? इंपल्स कहां से, सीएनएस से कहां चले गए, तो कहोगे विसरल आर्गन। अब चाहे विसरल आर्गन कहो, चाहे ये भी तो कह सकते हो इनवॉलेंट्री आर्गन। अब जैसे कौन से आर्गन, तो भाई लंग्स को, हार्ट को, इंटेस्टाइन को, ईटीसी कह सकते हैं, या स्मूथ मसल को। तो अगर इन सबको सप्लाई हुई है तो फिर उसका नाम क्या होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये सारे इनवॉलेंट्री आर्गन हैं। तो इनवॉलेंट्री आर्गन का जो कंट्रोल है वो हमारे इच्छा में नहीं होता है, वो हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। इसी नाते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही दो प्रकार का होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही दो प्रकार का होता है। एक का नाम है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक का नाम है पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में एसएनएस कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसएनएस कहते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट एसएनएस और पीएसएनएस। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, इनके काम करने में अंतर समझ लीजिए। ये दोनों एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं और विरोधी को कहते हैं एंटागोनिस्टिक। अब कैसे विरोध है एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का सिग्नल जब हमारे हार्ट पर आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और पैरासिम्पैथेटिक का सिग्नल जब आता है तो हार्ट रेट घट जाती है। तो एक कह रहा हम बढ़ाएंगे, एक कह रहा घटाएंगे, तो अपोजिट हुए ना। और अपोजिट को क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। तो
तो एसएनएस और पीएसएनएस का फंक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट या एंटागोनिस्टिक। एक क्वेश्चन, फिर ये करते क्या है? तो एसएनएस का काम है, एसएनएस का काम है शरीर को तैयार करो, प्रिपेयर बॉडी टू फेस, सामना कर सको क्या, स्ट्रेस या इमरजेंसी। जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान हम लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये सारे काम किसने कराए? ये सारे काम एसएनएस ने कराए। जैसे किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो ये सारी घटनाएं हो जाएंगी, फिर लड़ाई परमानेंट तो चलेगी नहीं, कुछ दिन बाद लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो सब चीज नॉर्मल भी तो हो जाएगी। तो सब चीज वापस नॉर्मल कौन करेगा? तो नॉर्मल करने की जिम्मेदारी किसकी है? पीएसएनएस। तो पीएसएनएस का असली काम है मेंटेन नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट कौन बनवाएगा? तो आंसर क्या देंगे? पीएसएनएस। और इमरजेंसी में या स्ट्रेस में कोई जो चेंज होगा वो कौन करवाएगा? तो इमरजेंसी में जितने भी बदलाव हमारे शरीर में होंगे वो सब कौन कराएगा? एसएनएस। क्या क्या बदलाव होगा वो मैंने अभी नहीं लिखाया, क्यों? केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग एड्रेनल मेडुला पढ़ेंगे। एड्रेनल मेडुला का हार्मोन और एसएनएस के काम करने के तरीके बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो वो वहीं पढ़ेंगे, वहीं एक लाइन बढ़ा लेंगे कि ये एसएनएस का भी काम है। इतना और लिख लो। और एक चीज सोचते भी रहो, जब सोमैटिक आर्गन को सप्लाई हुई तो नाम रखा गया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जब विसरल आर्गन को सप्लाई हुई है तो इसका नाम विसरल न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, और नाम क्या रख दिया है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एनसीईआरटी वालों को जल्दी ही गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अभी 2-3 साल पहले 3 लाइनें जोड़ दिए हैं, विसरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो वास्तव में क्लासिफिकेशन होना चाहिए था सोमैटिक और विसरल, कर क्या दिया? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो कोई बात नहीं, विसरल अभी अलग से पढ़ लेंगे। चलो हेडिंग डालो, विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम। ये बताओ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम किसके पार्ट हैं? सीएनएस के कि पीएनएस के? बोल नहीं रहे हो। पीएनएस के पार्ट है, पीएनएस में तो पढ़ रहे हैं। तो ये बताओ विसरल न्यूरल सिस्टम किसका पार्ट होगा, सीएनएस का कि पीएनएस का? तो पहला क्वेश्चन तो यही है, पार्ट है किसका? पीएनएस। अब लिखो नहीं, इधर देखो जरा, ये है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस, और ये है कोई विसरल आर्गन। ठीक है, अब देखिएगा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से इंफॉर्मेशन विसरल आर्गन को जाए और विसरल आर्गन से इंफॉर्मेशन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को आए, मतलब जाना भी और आना। जाएगा तो इसमें भी कोई न कोई नर्व लगी होगी, और आएगा तो इसमें भी कोई न कोई नर्व लगी होगी। तो विसरल न्यूरल सिस्टम ये कहता है कि चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल आर्गन को जाए और चाहे इंफॉर्मेशन वापस आए, इस लाने और ले जाने में जितने नर्व लगे होंगे, जितने गैंग्लिया लगे होंगे और जितने प्लेक्सस लगे होंगे, वो सब मिला करके क्या बनाते हैं? विसरल न्यूरल सिस्टम। तो पहले क्या हम लोग पढ़ रहे थे? पहले सिर्फ जाना ही पढ़ रहे थे, विसरल आर्गन को जाए, आने की बात नहीं हो रही थी। अब किसकी बात हो रही है? जाने की भी और आने की भी। तो इसमें क्या आएंगे? तो इसमें आएंगे नर्व, इसमें क्या आएंगे? गैंग्लिया, और इसमें क्या आएंगे? प्लेक्सस। ये क्या करेंगे? तो इंपल्स को कैरी करेंगे। कहां से कहां?
फ्रॉम CNS टू कहां, विसरल या विसरल से कहां, CNS। CNS से विसरल ले जाएं, विसरल से CNS लाएं। इसमें जितने नर्व, जितने गैंग्लिया और जितने प्लेक्सस होते हैं उन सब को क्या कहते हैं, तो आंसर देंगे विसरल न्यूरल सिस्टम। नर्व क्या है अभी नहीं बताया है, गैंग्लिया क्या है ये भी नहीं बताया है, तो जहां ये दोनों बताएंगे वहीं ये बता देंगे। प्लेक्सस क्या है अभी रटेंगे। चलो एनसीईआरटी ओपन करो और हाईलाइट करो भाई। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने में बटा है, दो हिस्सों में। एक का नाम क्या है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक का नाम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में CNS और PNS। CNS में आएगा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और हाँ ये पॉइंट बताना छूट गए थे, CNS वो जगह है जहां क्या होता है, इधर देखिए, जैसे यहां टच किया तो इंफॉर्मेशन ब्रेन को गई, ब्रेन क्या करता है उसकी एनालिसिस करता है और ये समझता है कि आखिर क्यों टच किया गया है, तो उसने समझा कि हाँ ये पढ़ाने के लिए टच किया है, तो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। ऐसे कोई दूसरा टच कर दे तो यहाँ फिर प्रोसेसिंग होगी, किसी ने गलत तरीके से टच कर लिया है तो यहाँ से आदेश आएगा इस हाथ को, क्या कि एक थप्पड़ मार दीजिए। आप समझिए टच है लेकिन ब्रेन उसकी एनालिसिस कर रहा है, तो आने वाली सूचना इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कहाँ होगी, CNS में, चाहे ब्रेन में करो तो चाहे स्पाइनल कार्ड में। तो CNS का काम क्या है, तो ये हाईलाइट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और यही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर आएगा PNS, तो PNS में क्या है, तो कहोगे सारी नर्व हैं जो इससे एसोसिएट हैं, किससे, CNS, चाहे ब्रेन से और चाहे स्पाइनल कार्ड। नर्व फाइबर दो प्रकार के, एफरेंट और इफरेंट। यहाँ कहने को फाइबर लिखा है, ये वैसा कोई फाइबर नहीं है, मतलब ये मसल फाइबर मत समझ लीजिएगा इसको, ये न्यूरॉन का बंडल है, उसी को नर्व फाइबर कहते हैं। अब आता है एफरेंट, तो एफरेंट नर्व फाइबर इंपल्स को कहां से कहां, तो कहोगे टिश्यू या ऑर्गन से CNS। और इफरेंट कहां से कहां, तो कहोगे रेगुलेटरी इंपल्स कहां से, CNS से किसी न किसी कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यू। PNS डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, एक का नाम सोमैटिक, एक का नाम ऑटोनॉमिक। सोमैटिक की बात कर रहे हैं तो ये रिले करेगा, मतलब रिलीज करेगा इंपल्स कहां से, CNS से, कहां, स्केलेटल मसल। जबकि ऑटोनॉमिक कहां लेके जाएगा, तो इंपल्स फ्रॉम CNS से इनवॉलंटरी ऑर्गन, और इनवॉलंटरी ऑर्गन के साथ और कहां ले जाना, स्मूथ मसल। ऑटोनॉमिक फिर से डिवाइड किया गया किसमें, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। ये देखो इतना जोड़ दिए, ये पहले नहीं लिखा था एनसीईआरटी में, अभी 2-3 साल पहले जोड़े हैं। कौन सा, विसरल। ये किसका पार्ट है, तो कहोगे PNS का पार्ट है। इसमें क्या आएगा, तो कहोगे नर्व आएंगे, फाइबर आएंगे, गैंग्लिया आएंगे, और क्या आएंगे, प्लेक्सस आएंगे। ये इंपल्स को कहां से कहां ले जाएंगे, तो देखो CNS से उठाएंगे तो कहां ले जाएंगे, विसरा, विसरा मतलब अंदर के ऑर्गन, और विसरा से उठाएंगे तो कहां ले जाएंगे, CNS। तो लाना भी है और ले जाना, दोनों है किसमें, दोनों है किसमें, विसरल न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनॉमिक में सिर्फ क्या है, ऑटोनॉमिक में सिर्फ विसरल ऑर्गन तक ले जाना है, लाना नहीं है। अब हमको इस चैप्टर की मेन हेडिंग पढ़ना है, न्यूरॉन। तो हेडिंग डालें न्यूरॉन, हेडिंग डाले न्यूरॉन। एक दो रटने वाले सवाल पहले सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं। सुने, सवाल यह है कि न्यूरॉन क्या है, तो देखो हेडिंग में ही लिख दिया है क्या, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है। ये क्लास 6 का सवाल है, कभी नहीं पूछेगा। सवाल इसके बाद है, न्यूरॉन एक प्रकार की एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल का मतलब है उत्तेजित, कैसे,
जैसे ही स्टिमुलस मिलता है इसकी मेम्ब्रेन के जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, मतलब मेम्ब्रेन पोलराइज से डीपोलराइज हो जाती है, ये इसकी पहचान है। तो न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, दूसरी खास बात, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन पे चार्ज पाए जाएंगे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, हम कहेंगे क्या, पोलराइज्ड, दूसरा सवाल। तीसरा, हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन सी है, न्यूरॉन। एक खास बात है, अगर हमारे न्यूरल सिस्टम में चोट लग जाए तो फिर वो चोट ठीक नहीं होगी, नर्वस टिश्यू जो है वो रिपेयर नहीं होता है, तो न्यूरल टिश्यू कभी रिपेयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों? अब जब इतनी लंबी सेल होगी तो फाइबर, वो जो स्पिंडल फाइबर बनाते, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, इस नाते डिवाइड नहीं होती है। अच्छा चलो, जो सेल डिवाइड नहीं होती है वो सेल साइकिल में रहती कहां है, तो या तो कहोगे जी नॉट फेज में, और नहीं तो कहोगे इंटरफेज में। जी नॉट ना कहो तो क्या कह दोगे, इंटरफेज। तो ये सब रटने वाले पहले जरा लिख लो, फिर अंदर पढ़ते हैं। न्यूरॉन, तो रटने वाले सवाल लिखिए, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड क्या कहोगे, फंक्शनल यूनिट किसकी, ऑफ न्यूरल सिस्टम। दूसरा सवाल ये है एक्साइटेबल, सेल। क्यों? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है, और पोलराइज का मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर। तीसरा, ये लॉन्गेस्ट सेल है ऑफ बॉडी। चौथा, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं करते हैं, नॉट डिवाइड, इसी नाते न्यूरल टिश्यू नॉट रिपेयर, कभी रिपेयर नहीं होता है। तो न्यूरॉन रहेंगे किसमें, रिमेन इन जी नॉट फेज या इंटरफेज। न्यूरॉन स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में लगभग 1.5-2 पेज लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ यहाँ। पहला सवाल ये है कि न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जरूर लॉन्गेस्ट सेल, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक बहुत पतला होता है। एक बात, न्यूरॉन में कुल 3 हिस्से होते हैं, एक का नाम है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। ये तीनों मिला करके न्यूरॉन बनाते हैं। कहने को तो न्यूरॉन कहते हैं, वास्तव में ये एक सेल है, इसी नाते न्यूरॉन का दूसरा नाम नर्व सेल है। अब जब सेल है तो सेल की बेसिक बातें होंगी, जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो यहाँ पाए जाएंगे। देखो, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल जिस जगह पाए जाएंगे वही सेल की मेन बॉडी होगी, इसी नाते इसका नाम सेल बॉडी पड़ गया। सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका नाम बदल गया है
इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, लेकिन इसी न्यूरॉन का जो एक्जान है, एक्जान में भी साइटोप्लाज्म है, बस नाम बदल के क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म हो गया। तो नाम बदलने से कुछ हुआ नहीं, है वही चीज, वो है साइटोप्लाज्म ही, वो चाहे सेल बॉडी पर हो और चाहे एक्जान पर हो। सेल बॉडी वाले का नाम न्यूरोप्लाज्म है और एक्जान वाले का नाम एक्सोप्लाज्म है, लेकिन ये है क्या, साइटोप्लाज्म। एक अभी लिखना है, कुछ नहीं, केवल सुनना। यहाँ न्यूक्लियस है, कोई खास बात नहीं, साइटोप्लाज्म कोई खास बात नहीं, सेल ऑर्गेनेल कोई खास बात नहीं। खास बात ये है कि न्यूक्लियस वाला जो अगल बगल साइटोप्लाज्म है, वहां कुछ ग्रेन्युलर बॉडी पाई जाती है। इन ग्रेन्युलर बॉडी का नाम निसल्स ग्रेन्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं, तो डायग्राम देखेंगे तो सेल बॉडी में भी दिख रही हैं, डेंड्राइट में भी दिख रही हैं, कहाँ नहीं दिख रही हैं, एक्जान में नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट और एब्सेंट इन किसमें, एक्जान। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछता है कि निसल्स ग्रेन्यूल वास्तव में है क्या, तो ये वास्तव में मॉडिफाइड आरएनए है। आरएनए बदल जाता है, तो आरएनए से तो राइबोसोम बनता है, तो वास्तव में ये है राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसी नाते ये है क्या, आरईआर। ये नीट 2018 में पूछा जा चुका है कि निसल्स ग्रेन्यूल क्या है, तो कहोगे राइबोसोम एलॉन्ग विद द आरईआर। वापस आ जाइए और ध्यान से देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी से छोटी छोटी प्रोसेस निकलती हैं जो तेजी से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। इन छोटी छोटी प्रोसेस जो डिवाइड करती हैं उनका नाम डेंड्राइट होता है। और काम देखोगे, काम ये है इंपल्स इधर लेके आओ, इंपल्स को साइटान की तरफ लाना। तो छोटी छोटी प्रोसेस सेल बॉडी से निकली, तेजी से डिवाइड की और इंपल्स को कैरी की किधर की तरफ, सेल बॉडी की तरफ, तो उनका नाम क्या पड़ गया, डेंड्राइट। एक क्वेश्चन। दूसरा, सेल बॉडी से एक बड़ी सी प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस निकलती है। इसी लॉन्ग प्रोसेस का नाम क्या है, एक्जान। इसमें भी ब्रांचिंग होती है, बस यहाँ जो ब्रांचिंग है वो टर्मिनल एंड पर है। तो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये छोटी है और ये बड़ी है। एक अंतर और देखो, ये इंपल्स को लाएंगे किधर, सेल बॉडी की तरफ, तो ये इंपल्स को ले जाएंगे कहाँ, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब सेल से दूर ले कहाँ जाओगे, तो देखो हो सकता है दूसरे न्यूरॉन के जंक्शन को ले जाओ, इसको साइनेप्सिस कहते हैं। तो या तो साइनेप्सिस तक ले जाओ और या तो हो सकता है यहाँ मसल मिल जाए, और अगर मसल मिलेगी तो क्या कहोगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इंपल्स को दूर ले जाएंगे कहाँ, या तो साइनेप्स पर और या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। एक अंतर और देखो, एक्जान की मेम्ब्रेन का नाम एक्सोलेमा और एक्जान के साइटोप्लाज्म का नाम एक्सोप्लाज्म। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनेंगे कि पर्टिकुलर किसी न्यूरॉन के एक्जान की अगर हम बात करेंगे तो एक्जान के जो टर्मिनल एंड हैं वो ब्रांच होते हैं। जैसे एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये है, ये हमको टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्जान। टर्मिनल ब्रांच को कहते क्या है, टीलोडेंड्रिया। और किसी भी ब्रांच को देखो, चाहे आप इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको, हमेशा ब्रांच का जो किनारा है वो ऐसे बना हुआ है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना है और इसका नाम क्या है, साइनेप्टिक नॉब। और ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल है, और ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्जान का टर्मिनल इन ब्रांच होता है, किसी भी ब्रांच का जो एंड है वो बल्ब लाइक होता है, नाम साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर क्या, तो आंसर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर। फिर से सुन लेते, इतने पॉइंट पहले लिख लेंगे। वैसे तो न्यूरॉन एक लॉन्गेस्ट सेल है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके तीन हिस्से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्जान। सेल बॉडी ही मेन बॉडी है, यहाँ न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। लेकिन यहाँ एक ग्रेन्युलर बॉडी पाई जाएगी, नाम निसल्स ग्रेन्यूल।
कहाँ है और कहाँ नहीं है, कहाँ सेल बॉडी और डेंड्राइट, कहाँ नहीं एक्सॉन, है क्या मॉडिफाइड आरएनए या राइबोसोम एंड आरईआर। बात खत्म। दूसरा सवाल, सेल बॉडी से छोटी छोटी प्रोसेस निकलती हैं जो तेजी से डिवाइड करती हैं, नाम डेंड्राइट। काम इंपल्स को लाना किधर की तरफ, सेल बॉडी की तरफ। इसी तरीके से सेल बॉडी से एक बड़ी प्रोसेस निकलती है लॉन्ग फाइबर प्रोसेस, उसका नाम एक्सॉन। एक्सॉन का काम इंपल्स को दूर ले जाना, किससे, सेल बॉडी से। कहां, या तो ले जाएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर और या तो ले जाएंगे साइनेप्सिस पर। ठीक है। एक्सॉन के टर्मिनल एंड क्या होते हैं, ब्रांच्ड। ईच ब्रांच का टर्मिनल एंड क्या होता है, बल्ब लाइक, नाम साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। तो जरा लिख डालो हमारे साथ ही, न्यूरॉन क्या है, तो कहोगे माइक्रो स्कोपिक स्ट्रक्चर। कैसा है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विद 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो एक का नाम सेल बॉडी, दूसरे का नाम डेंड्राइट और तीसरे का नाम एक्सॉन। हमको सबके बारे में एक एक लाइन, 2-2 लाइन पढ़नी है। पहली सेल बॉडी, सेल बॉडी की बात करेंगे तो कहोगे यही मेन पार्ट है, क्योंकि इसमें पाया जाएगा क्या, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। इसमें पाए जाएंगे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, उसी का नाम क्या है, निसल्स ग्रेन्यूल। उससे जुड़े 2 सवाल हमने डायग्राम में लिख दिए हैं, कहां प्रेजेंट कहां एब्सेंट, क्या है वो वहीं लिखा है, कोई बात नहीं। दूसरा है डेंड्राइट, ये क्या है, तो कहोगे मेनी स्मॉल प्रोसेस, कहां से निकलती हैं, प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम, बेटा कहां से, सेल बॉडी। इनकी एक और खास बात है, ये तेजी से डिवाइड करती हैं। ब्रांच्ड रिपीटेडली, ठीक है, और ये इंपल्स को कैरी करेंगे किधर की तरफ, तो कहोगे टूवर्ड क्या, सेल बॉडी, और यहां पाई जाएंगे हाइव निसल्स ग्रेन्यूल। आगे बढ़े बेटा। तो सेल बॉडी के 2 क्वेश्चन, डेंड्राइट के 3 क्वेश्चन, अब एक्सॉन के लिख लेते हैं। एक्सॉन क्या है, सिंगल लॉन्ग प्रोसेस, कहां से निकलेगी, arise from सेल बॉडी। दूसरा सवाल,
इम्पल्स कहां से कहां ले जाएंगे? इम्पल्स कैरी कहां से कहां? अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और कहां ले जाएंगे? तो दो जगह, या तो साइनेप्स पर ले जाएंगे और या तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर ले जाएंगे। ठीक, और इसमें नहीं पाई जाएंगे। लिखते चले, इसकी टर्मिनल एंड क्या होगी? टर्मिनल एंड होगी ब्रांच्ड, और ईच ब्रांच, जितनी भी ब्रांच होंगी, वो टर्मिनेट होगी कैसे? एज बल्ब। और नाम क्या? साइनेप्टिक नॉब। और उसके अंदर क्या? साइनेप्टिक वेसिकल। और उसके अंदर क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। इस आधार पर कि किसी न्यूरॉन में कितने एक्सान हैं और कितने डेंड्राइट हैं। न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर। एक हमारी तरफ से पढ़ लेना, स्यूडो यूनिपोलर। एक और पढ़ लेना, नॉन पोलर। तो कुल 5 हैं। किसी न्यूरॉन में कितने एक्सान होंगे, कितने डेंड्राइट होंगे, तो उस हिसाब से कई टाइप के न्यूरॉन हैं। तो किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या? एक्सान और डेंड्राइट। न्यूरॉन कितने टाइप के? तो जो एनसीईआरटी में लिखा पहले उतने टाइप के। कौन से? एक है मल्टी पोलर, एक है बाईपोलर और यूनिपोलर। हमको सबके बारे में 2-2 क्वेश्चन पढ़ना है। ये आधार न भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सान एंड डेंड्राइट। कितने एक्सान है, कितने डेंड्राइट हैं। तो बताओ, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर नाम किस आधार पर रखा गया? नंबर ऑफ एक्सान एंड डेंड्राइट के आधार पर। इसका मतलब एक लाइन आपसे बोल रहे हैं, ऑल न्यूरॉन हैव सेम नंबर ऑफ एक्सान एंड डेंड्राइट। सही है? क्या सभी न्यूरॉन में एक्सान और डेंड्राइट के नंबर सेम होते हैं? कहोगे नहीं, सेम नहीं होते हैं, मतलब क्वेश्चन आउट हो गया। ठीक है, टेस्ट में मिलेगा। बढ़े आगे। एक एक करके पढ़ना है। चलिए, पहली हेडिंग, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन की स्थिति ये होती है कि मान लेते हैं ये सेल बॉडी है, ये उसका एक्सान है।
और ये इसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्या हैं, डेंड्राइट हैं। तो ऐसा कोई भी न्यूरॉन जिसमें वन एक्सान और मेनी डेंड्राइट, तो इसमें क्या होगा, वन एक्सान एंड मेनी डेंड्राइट, तो उसका नाम क्या रखोगे, मल्टीपोलर। क्यों, मल्टी का मतलब होता है ढेर सारे और पोलर का मतलब होता है पोल। देखो जरा ध्यान से, लिखो नहीं इधर देखो, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी में कई तरफ से इंपल्स आएगी। कौन गिरा भैया, सेल बॉडी में कई तरफ से इंपल्स आएगी और सिर्फ इधर की तरफ जाएगी। तो आने के कई पोल हैं, इसी नाते नाम क्या पड़ गया, मल्टी पोल। एग्जाम्पल, न्यूरॉन एट सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, अभी आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें सेरिब्रम पढ़ेंगे। सेरिब्रम में दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वहां के न्यूरॉन कैसे हैं, मल्टीपोलर। तो अभी जो पीछे पढ़ के आए हो कौन सा था, जो पढ़ के आए हो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन था। ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो, लिखते चलो। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। डायग्राम से समझ में आएगा, ये है सेल बॉडी, ये है एक्सान और ये है डेंड्रान या डेंड्राइट कह सकते हो। ढेर सारे को डेंड्राइट, एक को डेंड्रान कहते हैं। अब देखो, एक पोल है इंपल्स के आने का और एक ही पोल है इंपल्स के जाने का। तो कुल कितने पोल, दो पोल। तो नाम क्या पढ़ोगे, बाइपोलर। क्या है, तो कहोगे वन एक्सान एंड वन क्या, डेंड्रान। और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। अगर ये ना मिले तो आप ये भी लगा सकते हो सेंसरी आर्गन। फिर तीसरा है यूनिपोलर न्यूरॉन। नाम ही से पता चल रहा है कुछ होगा खास बात। क्या, देखो ये है सेल बॉडी, ये है एक्सान। अब देखिएगा, इसमें आए का कोई सिस्टम ही नहीं, किधर से भी टच कर सकते हैं। सिर्फ एक सिस्टम है जाने का। तो केवल एक ही पोल तो दिख रहा है, जाने का दिख रहा है। तो एक पोल का नाम क्या रखोगे, यूनिपोलर। क्या है, सेल बॉडी तो है विद एक्सान ओनली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेंड्राइट क्या है, या डेंड्रान एब्सेंट है। तो बताओ, न्यूरॉन विदाउट डेंड्रान, यूनिपोलर। ये तो एनसीईआरटी में दिए हैं, अब हमारी तरफ से भी लिख लो। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अलग है तो डायग्राम भी अलग करते। देखो, ये है इसकी सेल बॉडी और यहां से निकलती है छोटी सी प्रोसेस और फिर ये दो हिस्सों में बंट जाती है। अब देखो क्या है, इधर से इंपल्स आएगी, फिर सेल बॉडी जाएगी, फिर सेल बॉडी से इंपल्स आएगी और इधर चली जाएगी। तो देखो, एक प्रोसेस है तो नाम क्या होना चाहिए, यूनिपोलर। लेकिन एक आने की भी है और एक जाने की है। तो अगर ऐसे देखोगे तो बाइपोलर है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर कहां पाई जाती है, तो इसका एग्जाम्पल है एट डॉर्सल
रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। अब ये क्या है? तो एनसीईआरटी पुरानी वाली में एक डायग्राम बना है रिफ्लेक्स एक्शन का, अगर किसी के पास हो तो जरा खोले देखे। रिफ्लेक्स एक्शन में देखो डार्सल रूट लिखा है, देख लो पुरानी, अगर पुरानी एनसीईआरटी हो, नहीं तो नहीं है। लो बेटा, कभी कभी पुरानी चीज काम आ जाती है। देखो ये इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम दिया है और यहां लिखा है डार्सल रूट गैंग्लिया, यहां लिखा है डार्सल रूट गैंग्लिया। अगर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही बना है, ये छोटी सी ऐसा स्ट्रक्चर बना है, फिर ऐसे निकला है और ऐसे फैल गया है। ये कौन सा न्यूरॉन है? तो इसी का नाम स्यूडो यूनिपोलर। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स एक्शन में इसका बना है। कोई बात नहीं, इन्होंने तो डिलीट कर दिया, हम डिलीट नहीं कर सकते, पढ़ाने था। ठीक, पांचवा नॉन पोलर, सबसे बढ़िया ये नॉन पोलर का मतलब क्या है? तो देखो ये मतलब है इसमें कोई पोल निश्चित ही नहीं है, किधर से भी इंपल्स आएगी और किधर को भी चली जाएगी, और पोल निश्चित ना हो तो नॉन पोलर। ये किसमें पाया जाता है? तो अभी पीछे पढ़ा के आए हैं, ये हाइड्रा का है। हाइड्रा का न्यूरॉन कैसा होता है? तो आंसर देंगे क्या? नॉन पोलर। साइड हेडिंग स्वान सेल एंड माइलिन शीथ। स्वान सेल एंड माइलिन शीथ। स्वान सेल एंड माइलिन शीथ। पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर दोबारा बनाएंगे। इधर देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है? एक्जान है, ये एक्जान है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। एक्जान के बाहर बाहर, मतलब एक्जान की मेम्ब्रेन कौन सी है? एक्जोलेमा। तो एक्जोलेमा के बाहर बाहर एक सेल पाई जाती है, जैसे अंदर एक्जान है, बाहर एक सेल है। इस सेल का नाम स्वान सेल है। तो एक्जान एनवेलप बाई स्वान सेल, पहला सवाल। अब होता क्या है, जब ये एनवेलप होती है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ लेयर बना लेती है। एक्जान के चारों तरफ जो लेयर बन जाएगी, उसी लेयर का नाम क्या है? माइलिन शीथ। तो स्वान सेल ने ही क्या बनाया है? माइलिन शीथ बनाया है। ये मान लेते हैं एक्जान है, ये मान लेते हैं स्वान सेल है। तो एक्जान एनवेलप बाई स्वान सेल, पहला सवाल। स्वान सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसने लेयर बना ली है, किसके अराउंड? एक्जान के अराउंड, और उन्हीं लेयर का नाम क्या है? माइलिन शीथ। अब वापस आओ यहां, देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्जान है, ठीक है, ये हो गया एक्जान, और इसके बाहर स्वान सेल है। तो स्वान सेल की स्थिति देखते हैं। अभी बनाइएगा नहीं कि देखिए, अब देखिए हुआ क्या है। ये है स्वान सेल, तो सेल होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्या है? ये तो ये है एक्जोलेमा, और अंदर क्या भरा होगा? एक्जोप्लाज्म। ये क्या है? स्वान सेल। अब देखना ध्यान से, हुआ क्या है, स्वान सेल ने अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे स्पाइरल रिंग बना लिया है। स्वान सेल की सेल मेम्ब्रेन ने जो स्पाइरल रिंग बना ली है, इसी रिंग का नाम, इसी का नाम क्या है? ये क्या है?
माइलिन शीथ है। ठीक, तो वापस किसी पर्टिकुलर एक्जान की लंबाई को देखेंगे तो कुछ हिस्सा होगा जो माइलिन शीथ से कवर होगा। जितना हिस्सा कवर होता है इसका नाम इंटरनोड होता है, और दो अगल बगल की माइलिन शीथ के बीच गैप होता है, इसका नाम नोड ऑफ रेनवियर होता है। ये क्या है? तो गैप है किसके बीच? बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ। और ये क्या है? तो ये वो लेंथ है किसके ऊपर? एक्जान के ऊपर, दैट कवर बाई माइलिन शीथ। अभी लिखो नहीं, सुन लो। माइलिन शीथ किसने बनाई? फॉर्म बाई, तो आंसर देंगे स्वान सेल। क्यों बनाई? तो देखो, जैसे बिजली के तार होते हैं तो उसमें करंट होता है, तो एक तार का करंट दूसरे तार में ना जाए तो बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। तो प्लास्टिक की कोटिंग इंसुलेशन के करते हैं। यहां भी बहुत सारे न्यूरॉन हैं, तो एक न्यूरॉन की इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में ना जाए तो उसके ऊपर क्या लगा दीजिए? माइलिन शीथ। तो ये काहे के लिए है? तो कहोगे फॉर इंसुलेशन। किसके लिए है? इंसुलेशन के लिए है। एक और क्वेश्चन, माइलिन शीथ बनाता कौन है? माइलिन शीथ फॉर्म बाई। जब बता चुके तो दोबारा क्यों लिख रहे हैं? सोच रहे होगे तुम कि अभी उधर तो बताए ही हैं, फिर काहे लिख रहे हैं? तो इस नाते लिख रहे हैं कि एग्जामिनर ने एक बार पूछ लिया है माइलिन शीथ कौन बनाता है, सबने कहा स्वान सेल। क्वेश्चन में जरा सा चेंज था, आंसर गलत हो गया। कैसे देखो, तो बनाता कौन है? तो तुरंत आप कहोगे स्वान सेल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई और भी बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ये क्या है? तो स्वान सेल बनाती है पीएनएस पर और ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है कहां? सीएनएस। तो क्वेश्चन पूछेगा स्वान वो माइलिन शीथ मेक इन सीएनएस। तो अगर सीएनएस में पूछा तो क्या बताओगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और अगर पीएनएस में पूछा तो तब आंसर क्या लगाएंगे? स्वान सेल। हाँ, कुछ ना कहे तो क्या बता देंगे? स्वान सेल बता देंगे। ऐसी लंबाई जिस पर माइलिन शीथ पाई जाए उसका नाम इंटर नोड, और दो अगल बगल की माइलिन शीथ के बीच की जो जगह उसका नाम क्या? नोड ऑफ रेनवियर। लिखो नहीं, छापने के चक्कर में रहते हो, सुनो केवल। ऐसा हो सकता है कि क्या एक्जान के बाहर माइलिन शीथ जरूर मिलेगी? तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक्जान के बाहर माइलिन शीथ ना मिले। तो दुनिया में एक्जान हो गए दो प्रकार के। एक ऐसी स्थिति जिसमें उसके ऊपर क्या लगी हो? माइलिन शीथ हो, और एक ऐसी स्थिति जिसमें उसके ऊपर माइलिन शीथ ना हो। तो फिर एक्जान हो गए दो प्रकार के। एक्जान हो गए दो प्रकार के। एक का नाम है माइलिनेटेड एक्जान और एक का नाम है नॉन माइलिनेटेड एक्जान। इसी का दूसरा नाम मेडुलेटेड है एक्जान, और इसी का दूसरा नाम नॉन मेडुलेटेड। अभी लिखो नहीं। इसी का तीसरा नाम अनमाइलिनेटेड भी है। तो चाहे कहो माइलिनेटेड, चाहे कहो मेडुलेटेड, चाहे कहो नॉन माइलिनेटेड, चाहे कहो नॉन मेडुलेटेड या
अनमाइलिनेटेड। नाम ही से पता चल रहा है क्या, यहां माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या होगी, प्रेजेंट, और यहां माइलिन शीथ क्या होगी, एब्सेंट होगी। बस असली सवाल तो इसके बाद का है, यहां स्वान सेल होगी कि नहीं, तो स्वान सेल प्रेजेंट होगी भाई, उसके बगैर थोड़े माइलिन शीथ बन जाएगी। यहां, अब यहां भी स्वान सेल प्रेजेंट होगी, एक्सान एनवेलप बाई स्वान सेल। तो फर्क समझिए, ये है स्वान सेल, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने स्पाइरल रिंग बनाई तो माइलिन शीथ बनी, और इसने नहीं बनाई तो नहीं बनी। तो यहां भी क्या होगी, स्वान सेल प्रेजेंट, लेकिन क्या नहीं बनाएंगे, नॉट मेक माइलिन शीथ। फिर सवाल आता है कि भैया माइलिनेटेड एक्सान कहां पाए जाते हैं और नॉन माइलिनेटेड कहां पाए जाते हैं। तो माइलिनेटेड पाए जाते हैं सोमैटिक, नहीं सोमैटिक नहीं, माइलिनेटेड पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व, और कहां, क्रेनियल नर्व, और ये पाए जाते हैं सोमैटिक एंड क्या, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, माइलिनेटेड कहां कहां है, तो माइलिनेट का ऐसे याद रखिएगा, एमएससी याद रखिएगा, एम से माइलिनेटेड, एस से स्पाइनल और सी से क्रेनियल। ये याद है तो वो अपने आप क्या रहेगा, याद। ध्यान से सुनेंगे, एक्सान चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड हो, उसके बाहर बाहर क्या जरूर मिलेगा, स्वान सेल जरूर मिलेंगे। हाँ, स्वान सेल अगर स्पाइरल रिंग बना लेंगी तो माइलिनेटेड, और नहीं बनाएंगे तो अनमाइलिनेटेड। अब लिखो, नाम है, देखो न्यूरॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कितने हिस्से हैं, 3, नाम, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सान। सेल बॉडी में क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म, और सारे सेल ऑर्गेनेल, लेकिन क्या मिलेगा, ग्रेन्युलर, नाम निसल्स ग्रेन्यूल। शॉर्ट फाइबर निकलेंगे जो ब्रांच करेंगे क्या, रिपीटेडली प्रोजेक्ट करेंगे कहां से, सेल बॉडी, नाम क्या, और इसमें भी क्या मिलेगा, निसल्स ग्रेन्यूल, तो नाम क्या रखोगे, डेंड्राइट। ये फाइबर ट्रांसमिट करेंगे इंपल्स क्या, टुवर्ड द सेल बॉडी। फिर लिखा है एक्सान क्या है, लंबा फाइबर, इसके डिस्टल एंड क्या है, ब्रांच, और प्रत्येक ब्रांच पर क्या है, बल्ब, नाम क्या और काम क्या, साइनेप्टिक वेसिकल, भरा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। सब याद है। एक्सान ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, कहां लेके जाएगा, तो या तो साइनेप्स को या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस आधार पर कि नंबर कितने हैं, न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। एक का नाम मल्टीपोलर, क्या लिखा है, 1 एक्सान 2 या मोर डेंड्राइट और फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर 1 एक्सान 1 डेंड्राइट फाउंड इन रेटिना। यूनिपोलर सेल बॉडी होगी, एक्सान होगा, कहां पाएंगे, हाँ ये बेटा लिखाना भूल गए, कहां पाए जाएंगे, जरा लिखो, हाँ छूट गया था, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। यूनिपोलर का एग्जाम्पल लिखना था, यूनिपोलर का एग्जाम्पल एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन, यूनिपोलर का एग्जाम्पल क्या था, एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन। हम लोगों के एम्ब्रायोनिक स्टेज में यही न्यूरॉन बनता है।
अच्छा, कहाँ थे? ठीक है, दो टाइप के एक्जान है, एक का नाम माइलिनेटेड, एक का नाम नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड फाइबर हैं उनके बाहर बाहर क्या मिलेगी? स्वान सेल, और जो क्या बना लेगी? माइलिन शीथ बना लेगी अराउंड द एक्जान। तो फिर गैप भी तो छूटेगा, और गैप का नाम क्या? नोड ऑफ रेनवियर। जो माइलिनेटेड होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? स्पाइनल और किडनी। लेकिन जो अनमाइलिनेटेड हैं उसके बाहर भी मिलेगी क्या? स्वान सेल, जो नहीं बनाएगी क्या? माइलिन शीथ। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। हेडिंग, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और इस हेडिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है हम लोगों को। तो हेडिंग डालिए और एक डायग्राम बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन। दोनों चीजें पढ़नी है। अब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। मान लेते हैं कि ये एक जान है, और अगर एक जान है तो एक जान की मेम्ब्रेन का नाम एक्सोलेमा, एक जान के अंदर के साइटोप्लाज्म का नाम एक्सोप्लाज्म, और उसके बाहर ईसीएफ। एक जान है तो सेल का ही पार्ट ना, तो अगर सेल का पार्ट है तो सेल के बाहर फ्लूइड मिलेगा, और सेल के बाहर के फ्लूइड का नाम ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब और ध्यान से देखेंगे, जो ईसीएफ है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन पाए जाएंगे, और जो एक्सोप्लाज्म है इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव पाएंगे। पॉजिटिव के नाम पर मेनली सोडियम और पोटेशियम, निगेटिव के नाम पर मेनली क्लोराइड। यहाँ पॉजिटिव के नाम पर सोडियम पोटेशियम, और निगेटिव के नाम पर निगेटिव चार्ज प्रोटीन। नियम यह है कि जितने मिली इक्विवेलेंट इसके होते हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट इसके होते हैं। अगर दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अंदर भी यही हाल है, जितने मिली इक्विवेलेंट पॉजिटिव उतने मिली इक्विवेलेंट नेगेटिव, ये भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ना तो कोई बाहर चार्ज मिलेगा और ना तो कोई अंदर चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो ये आपको पहले से पता है कि न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बाहर बाहर पॉजिटिव और अंदर अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। होता क्यों है? नियम तो कह रहा है कि होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट है। वो देखो क्या है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बाहर सोडियम और पोटेशियम दोनों है, लेकिन सोडियम ज्यादा है और पोटेशियम कम है। अंदर भी सोडियम पोटेशियम दोनों है, लेकिन अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम ज्यादा है। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो सोडियम बाहर भी है और सोडियम अंदर भी है, लेकिन बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा है। किससे? अंदर से। तो सोडियम हमेशा अंदर आना चाहेगा, और पोटेशियम अंदर भी है बाहर भी है। अंदर पोटेशियम 30 गुना ज्यादा है और ये बाहर जाना चाहता है। अब सवाल ये है कि ये बाहर 10 गुना ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, और ये अंदर 30 गुना ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? तो देखो क्या हो रहा है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम एक्सोलेमा है, इसमें बहुत सारे आयन चैनल पाए जाते हैं। उसमें सोडियम और पोटेशियम चैनल भी होते हैं। सोडियम चैनल का काम होता है सोडियम को रास्ता दिखाओ, और पोटेशियम चैनल काम होता है पोटेशियम को रास्ता दिखाओ। तो यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को पंप करता है बाहर, तो बाहर क्या ज्यादा हो जाएंगे? सोडियम। और पोटेशियम को पंप करता है अंदर, तो अंदर क्या ज्यादा हो जाएंगे? पोटेशियम। तो क्वेश्चन पूछेगा एक्सोलेमा के अंदर और बाहर की तरफ सोडियम और पोटेशियम की जो भी कंसंट्रेशन है ज्यादा या कम, उसका जिम्मेदार कौन है? तो आप कहोगे क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब एनर्जी लगेगी। एनर्जी कहां से लाओगे? एटीपी से लाओगे। एक एटीपी तोड़ोगे तो जितनी एनर्जी निकलेगी उससे 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे,
वो पोटेशियम अंदर चले आएंगे। तो एक एटीपी खर्चा करके कितने सोडियम बाहर फेंक पाओगे? 3। और कितने पोटेशियम अंदर लाओगे? 2। तो रेशियो क्या है? 3:2। इस सोडियम को जब बाहर भेजेंगे तो बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, इसी नाते बाहर चार्ज क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और रिवर्स में अंदर निगेटिव ज्यादा हो जाएंगे तो अंदर क्या बन जाएगा? निगेटिव। तो हुआ क्या है, इस सोडियम पोटेशियम पंप के चक्कर में आयनिक इम्बैलेंस हो गया है, और उसी आयनिक इम्बैलेंस के नाते बाहर कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव। अंदर कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। और हम कहेंगे मेम्ब्रेन हो गई है पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन पूछेगा रेस्टिंग पोलराइज मेम्ब्रेन की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? तो आंसर क्या देंगे? सोडियम पोटेशियम पंप। फिर से सुनते हैं। किसी भी न्यूरॉन की बात करें तो वो है सेल। सेल है तो सब कुछ होगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, नाम है एक्सोप्लाज्म। सेल के बाहर क्या मिलेगा? ईसीएफ। एक्सोप्लाज्म और ईसीएफ के बीच में कौन खड़ा है? एक्सोलेमा। इसके बाहर भी पॉजिटिव निगेटिव, अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव। बाहर पॉजिटिव में सोडियम पोटेशियम, निगेटिव में क्लोराइड। बाहर पॉजिटिव में, अंदर पॉजिटिव में सोडियम पोटेशियम और निगेटिव में निगेटिव चार्ज प्रोटीन। और ध्यान से देखेंगे तो सोडियम पोटेशियम दोनों में सोडियम ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम दोनों में सोडियम कम है। इसका मतलब कितना? तो बाहर सोडियम ज्यादा है कितने गुना? 10 गुना। और अंदर पोटेशियम ज्यादा कितने गुना? 30 गुना। क्यों? तो कहोगे कौन जिम्मेदार है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर पंप करेगा और पोटेशियम को अंदर पंप करेगा। बाहर पंप करोगे बाहर ज्यादा, अंदर पंप करोगे अंदर ज्यादा। कितना ज्यादा? सोडियम 10 गुना ज्यादा, पोटेशियम 30 गुना ज्यादा। उससे आयनिक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और हम कहेंगे बाहर क्या? पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या? निगेटिव। अभी रियल में नहीं बताए हैं कि वास्तव में पॉजिटिव चार्ज कैसे बन जाता है या वास्तव में निगेटिव चार्ज कैसे बन जाता है, वो हम इंपल्स जनरेशन में पढ़ेंगे। अभी तक बिल्कुल क्लियर है? तो जो मैं लिख रहा हूं जरा उसे लिख लो, 3 लाइनें। अगर बात की जाए एक्सोप्लाज्म की तो बताओ क्या ज्यादा क्या कम? बताओ भाई। तो कहोगे मोर क्या? पोटेशियम और लेस क्या? सोडियम। और अगर हम ईसीएफ की बात करें तो मोर क्या? सोडियम और लेस क्या? पोटेशियम। अच्छा, तीसरा, सोडियम कहां ज्यादा है? मोर इन ईसीएफ। और पोटेशियम कहां ज्यादा है? तो कहोगे मोर इन एक्सोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन आएगा सोडियम पोटेशियम पंप, यही मेंटेन करता है रेस्टिंग आयोनिक ग्रेडियंट। और रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करने में क्या करता है? सोडियम को पंप करता है किधर की तरफ? आउटसाइड। और पोटेशियम को पंप करता है किधर की तरफ? किधर की तरफ? इनसाइड। एक बात, रेस्टिंग आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और इसी से बनता है क्या? इसी आयनिक ग्रेडियंट से बनता है रेस्टिंग पोलराइज्ड स्टेट, जिसमें पॉजिटिव किधर होता है और नेगेटिव किधर होता है? तो पॉजिटिव होता है आउटसाइड और नेगेटिव होता है इनसाइड। ये कैसे बना है ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा है?
सोडियम की पोटेशियम, एक्सोप्लाज्म में मोर पोटेशियम लेस सोडियम, और ईसीएफ में मोर सोडियम लेस पोटेशियम। सोडियम कहाँ ज्यादा है, पोटेशियम कहाँ ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? सोडियम निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना कैसे भी बताए नहीं है, अभी अगले लेक्चर बताएंगे कि चार्ज आ कैसे गया है। अभी तो सिर्फ लिख दिया कि इसी रेस्टिंग पोटेंशियल के, इसी सोडियम पोटेशियम के चक्कर में आयनिक डिस्टरबेंस हो गया है, और आयनिक डिस्टरबेंस से चार्ज डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हुई अगले लेक्चर क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे तो फिर हमको अंदर बहुत कुछ बताना पड़ेगा। भाई ये बताओ एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव तो एनर्जी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एनर्जी कहां से लाओगे? एटीपी से। तो जब एक एटीपी खर्चा करोगे, जब एक एटीपी खर्चा करोगे तो दो क्या? पोटेशियम और तीन क्या? सोडियम मूव करेंगे। बस कौन किधर मूव करेगा? सोडियम बाहर पंप कर दोगे तो बाहर सोडियम ज्यादा, और पोटेशियम अंदर पंप कर दोगे तो अंदर पोटेशियम ज्यादा। इतना ही पढ़ना है आज के लेक्चर में, और उसमें इम्पल जनरेशन में एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ाएंगे। जब वो हेडिंग पूरी हम पढ़ा लेंगे तभी उसके बाद आपको क्लियर होगा। 2 दिन क्लास ऑफ है, कल और परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी रहती ही है। तो मंडे को कोचिंग खुलेगी, मंडे को MWF बैच की क्लास होगी, फिर आपकी क्लास ट्यूसडे TTS। ठीक है, जो भी अभी तक छूटा है उसको आप पूरा कर डालिएगा। और उसके बाद अगले चैप्टर का टेस्ट कौन सा है? स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो अगर चाहे आप अपना बैकलॉग पूरा कर लीजिएगा, चाहे स्किटरी प्रोडक्ट रिवाइज कर लीजिएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ते हैं।